माननीय सदस्यगण आप बैठिएगा प्लीज। दोनों मंत्री सीरियस नहीं है। आप बोलिए सर। इसके साथ साथ एलएनजी भी है, इसके साथ साथ खाद्यान्न भी है, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर भी है। तो जो बुनियादी प्रश्न पैदा होता है, मेरे ख्याल बड़े वित्त मंत्री तो यहाँ है नहीं, शायद छोटे वित्त मंत्री जरूर होंगे। दोस्तों तैयार हो जाइए, एक ऐसा फैसला मोदी की अगुवाई में सरकार लेने वाली है जिसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस पर से पर्दा उठा दिया। जो बताया वो जानने लायक है। ये खुलासा राहुल के सांसद ने कहीं और नहीं बल्कि लोकसभा सांसदों के बीच किया। खुलासा वो करने वाले थे, उससे पहले उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ढूंढा, उनका नाम लिया, पूछा कहाँ है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। फिर उसके बाद वित्त राज्य मंत्री को ढूंढा, एक दो बार अपने इसी सवाल को दोहराया तो वो सक पकाकर कहने लगे मैं यहाँ हूँ। और फिर उसके बाद दोस्तों जो खुलासा चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने किया, यकीन मानिए आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई में सरकार ऐसा करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे के अंदर की बात कह दी जिसमें मोदी ने कहा था जिस तरह से कोरोना का हम सब ने एकजुट होकर मुकाबला किया, उसी तरह से ईरान युद्ध से बनी स्थिति से निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा। अब हर कोई समझना चाहता है कि मोदी ने ऐसा क्यों कहा, ये कहने के पीछे उनका असल मकसद क्या है। अब दोस्तों इसे जानना है तो मनीष तिवारी की ओर से सदन में दिए गए 17 मिनट की स्पीच से इन 3 मिनट के बयान को जरूर सुनिएगा। भारत 150 से 200 बिलियन डॉलर हर साल कच्चे तेल की आयात पे खर्च करता है। ये मैं आंकड़े इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर लड़ाई कल भी खत्म हो गई तो अनुमान ये है कि वर्ष 2027 के अंत तक जो कच्चे तेल की कीमत है वो $100 से ऊपर रहेगी। और ये सिर्फ कच्चा तेल है, इसके साथ साथ एलएनजी भी है, इसके साथ साथ खाद्यान्न भी है, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर भी है। तो जो बुनियादी प्रश्न पैदा होता है, मेरे ख्याल बड़े वित्त मंत्री तो यहाँ है नहीं, शायद छोटे वित्त मंत्री जरूर होंगे। सभापति महोदय, ना बड़े वित्त मंत्री अच्छा है तो एक बुनियादी प्रश्न ये पैदा होता है कि जिन अनुमानों के ऊपर ये बजट और वित्तीय विधेयक आधारित है, क्या वो जो अजम्पशंस हैं, वो जो बुनियादी बेसिस है, क्या वो वैलिड भी है कि नहीं है? Are those assumptions on which this budget is based valid any longer? And the reason I say this is कल माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में बोल रहे थे, उनके भाषण का एक उद्घोष था, पर जो बात वो नहीं कह रहे थे वो ये थी कि वो मुल्क को तैयार कर रहे थे कि जो आने वाले दिन है वो आने वाले दिन संकट भरे होंगे। और इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विस्तार से ये बताएं कि ये जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है, इसका असर तेल की कीमत के ऊपर क्या पड़ेगा, इसका असर जो एलपीजी की कीमत है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, जो खाद्यान्न की कीमत है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, जो दवाइयां हैं उसके ऊपर क्या पड़ेगा। क्योंकि 30 अप्रैल जब तक पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का चुनाव समाप्त नहीं होता तब तक तो आप इस चीज के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, पर 1 मई 2026 के बाद इस देश में एक नई आर्थिक रियलिटी होगी। और इसीलिए मैं ये बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि जिन अनुमानों के ऊपर ये बजट रखा गया था 1 फरवरी 2026 को, आज 24-25 मार्च को वो सारे जो अनुमान हैं वो पूरी तरह से शिथिल हो गए हैं। Those assumptions do not exist. So are we discussing
a past which no longer exists in the form of the budget and the finance bill, is my question to the finance minister. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पश्चिम एशिया युद्ध का हवाला देते हुए लोकसभा में दावा किया, अगले महीने कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रित रखी जा रही हैं, लेकिन इन चुनावों के खत्म होते ही देश को नई आर्थिक वास्तविकता का सामना करना होगा। सदन में वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए तिवारी ने यह भी कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच भारत पर कितना बोझ पड़ने वाला है। तो मनीष तिवारी के मुताबिक 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव तक पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत नियंत्रित करने की कोशिश होगी, लेकिन 1 मई 2026 के बाद देश को नई आर्थिक वास्तविकता का सामना करना होगा। तो क्या माना जाए, मजदूर दिवस के दिन पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, खाद्य सामग्रियों समेत दवाइयों के दाम बढ़े हुए मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में कोरोना का नाम लेकर सदन में अपने भाषण के माध्यम से देश को जिस बात के लिए तैयार रहने के लिए कह रहे थे, क्या इसी और इशारा है? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वित्तीय विधेयक इस सदन के समक्ष लाया गया है, ये सरकार के जो राजस्व से जुड़े प्रस्ताव हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए यहाँ पर सभापटल के समक्ष रखा गया है। कोई भी जो वित्तीय राजस्व से जुड़े प्रस्ताव होते हैं वो किन्हीं अनुमानों पे आधारित होते हैं। They are based upon certain intelligent estimates and guesstimates. Mr. Chairperson, sir, the माननीय सदस्यगण आप बैठिएगा प्लीज। दोनों मंत्री सीरियस नहीं है। आप बोलिए सर। सभापति महोदय, आप बोलिए सर। International Energy Agency has described the closure of the Straits of Hormuz as the single biggest oil crisis which the world has faced in the 20th and the 21st century, worse than the 1970 oil shock in 73 and 79. There are an estimated 11 million barrels per day and 140 billion cubic meters of LNG which is off the market. ये जब बजट और वित्तीय विधेयक पेश किया गया था वो 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया था। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और इससे जो सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर एक बहुत नकारात्मक असर पड़ा है और खासकर भारत के ऊपर इसका बड़ा संवेदनशील असर पड़ा है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2012-13 में 13-14 में भारत 77% कच्चा तेल आयात करता था। 25-26 में यह बढ़कर 88% हो गया। वर्ष 2013-14 में भारत 29 से 30% एलएनजी आयात करता था। वर्ष 25-26 आते आते यह 45 से 47% हो गया। जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, उसकी जो इंडियन बास्केट की कीमत है फरवरी 2026 में ये लगभग $70 के आसपास थी। मार्च 2026 में बढ़कर $119.28 हो गई
और 20 मार्च 2026 को ये $150 के लगभग थी। जब भी कच्चे तेल की कीमत सभापति महोदय $10 से बढ़ती है, इसका 10 या 15 बिलियन डॉलर भारत के राजस्व के ऊपर उसका बोझ पड़ता है। भारत 150 से 200 बिलियन डॉलर हर साल कच्चे तेल की आयात पे खर्च करता है। ये मैं आंकड़े इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर लड़ाई कल भी खत्म हो गई तो अनुमान ये है कि वर्ष 2027 के अंत तक जो कच्चे तेल की कीमत है वो $100 से ऊपर रहेगी। और ये सिर्फ कच्चा तेल है, इसके साथ साथ LNG भी है, इसके साथ साथ खाद्यान्न भी है, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर भी है। तो जो बुनियादी प्रश्न पैदा होता है, मेरे ख्याल बड़े वित्त मंत्री तो यहां है नहीं, शायद छोटे वित्त मंत्री जरूर होंगे। सभापति महोदय, ना बड़े वित्त मंत्री अच्छा है तो एक बुनियादी प्रश्न ये पैदा होता है कि जिन अनुमानों के ऊपर ये बजट और वित्तीय विधेयक आधारित है, क्या वो जो असम्पशंस हैं, वो जो बुनियादी बेसिस है, क्या वो वैलिड भी है कि नहीं है? Are those assumptions on which this budget is based valid any longer? And the reason I say this is, कल माननीय प्रधानमंत्री जी सदन में बोल रहे थे, उनके भाषण का एक उद्घोष था, पर जो बात वो नहीं कह रहे थे वो ये थी कि वो मुल्क को तैयार कर रहे थे कि जो आने वाले दिन है वो आने वाले दिन संकट भरे होंगे। और इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि विस्तार से बताएं कि ये जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है, इसका असर तेल की कीमत के ऊपर क्या पड़ेगा, इसका असर जो LPG की कीमत है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, जो खाद्यान्न की कीमत है उसके ऊपर क्या पड़ेगा, जो दवाइयां हैं उसके ऊपर क्या पड़ेगा। क्योंकि 30 अप्रैल जब तक पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण का चुनाव समाप्त नहीं होता, तब तक तो आप इस चीज के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, पर 1 मई 2026 के बाद इस देश में एक नई आर्थिक रियलिटी हो। और इसीलिए मैं ये बहुत जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि जिन अनुमानों के ऊपर ये बजट रखा गया था 1 फरवरी 2026 को, आज 24-25 मार्च को वो सारे जो अनुमान हैं वो पूरी तरह से शिथिल हो गए हैं। Those assumptions do not exist. So are we discussing